नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय आवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय आवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक छोटे से प्रकरण के बाद मुख्य विषय पर आ जाएंगे। कल ये समाचार या परसों से समाचार चल रहा था कि जो चीन की सेना है वो गलवान में थोड़ा पीछे हट रही है, 1.5 किलोमीटर हट रही है, 2 किलोमीटर जो भी हट रही है। तब तक जी न्यूज़ वाला दिखा रहा है कि सबको यकीन है, राहुल को यकीन नहीं है। भारतीय आवाम ताकत दल जी न्यूज़ जैसे चैनलों को बताना चाहता है कि जी न्यूज़ राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा गद्दार मानता है कि नहीं मानता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या जी न्यूज़ जैसे चैनलों को ये मालूम नहीं है कि ये वही राहुल गांधी है जो कि जेएनयू के प्रांगण से कन्हैया कुमार गिरोह के द्वारा यानी गद्दार कन्हैया कुमार गिरोह के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी जैसे खतरनाक देश विरोधी नारे और ऐसे देश विरोधी नारे जी न्यूज़ की तरह और भी चैनलों को जानना चाहिए कि इस तरह के जो नारे होते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, यह सीधा सीधा भारत देश की सार्वभौमिकता, उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला होता है और सार्वभौमिकता और संप्रभुता किसी भी राष्ट्र की सबसे कीमती संपत्ति होती है। यह जी न्यूज़ जैसे चैनलों को मालूम है कि नहीं मालूम, और उस पर जो सीधा हमला करता है। अब ये कायर मोदी की कमी थी कि उन्होंने इसको जो है अदालती प्रक्रिया में उलझाया, अन्यथा उचित यही था कि कन्हैया कुमार गिरोह को सेना के हवाले करना चाहिए था, क्योंकि सरहद पर भी जब हमारी दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है तो हमारी सेना ये मानती है यह हमारी दुश्मन की सेना हमारे देश की सार्वभौमिकता और संप्रभुता पर यह हमला बोला है, और उस दुश्मन की सेना को हमारी फौज, हमारी सेना वहीं सरहद पर ही उसको निपटा देती है। तो ये सबसे बड़ी कमी रही कायर प्रधानमंत्री मोदी की, 56 इंच वाले मोदी की। खैर, तो वो जो घोर गद्दार कन्हैया कुमार गिरोह के द्वारा जो ये नारा लगवाया गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये हमारे भारत राष्ट्र की सार्वभौमिकता और संप्रभुता पर सीधा हमला था। यह जी न्यूज़ जैसे
चैनलों को अच्छी तरह मालूम होने चाहिए। और उसका समर्थन देने वाला भी देश का बहुत बड़ा गद्दार है, और वो राहुल है। राहुल की तरह और भी है। यह जी न्यूज़ जैसे चैनलों को मालूम है कि नहीं मालूम, और ये राहुल अपने किसी नेता के द्वारा हमारी फौज के थल सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है, और वही राहुल हमारे दुश्मन पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपने दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है, और वही बाजवा की क्या आतंकवादी और उसकी सेना हमारे देश के मासूम भारतीय भाई बहनों की हत्या करती है। तो जी न्यूज़ जैसे चैनल बताएं कि ये राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा गद्दार है कि नहीं है। जब हमारी फौज दुश्मन की सरहद पार करके दुश्मन के क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों, आतंकवादी शिविरों को नष्ट करती हुई सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो ये राहुल गांधी, गद्दार राहुल गांधी अपनी फौज की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता है, और हमारी फौज की शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाता है। तो जी न्यूज़ जैसे चैनल इस देश को बताएं कि जी न्यूज़ जैसे चैनल उस राहुल को इस देश का घोर गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते। वो गद्दार राहुल गांधी फिर जब हमारी वायुसेना दुश्मन पाकिस्तान के क्षेत्र में बहुत अंदर घुस करके आतंकी ठिकानों को नष्ट करती हुई बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करती है, तो फिर ये गद्दार राहुल गांधी हमारी फौज के उस एयर स्ट्राइक के सबूत मांगता है, और हमारी फौज के और फिर हमारी फौज के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाता है। तो जी न्यूज़ जैसे चैनल इस देश को बताएं कि राहुल गांधी को इस देश का घोर गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वो गद्दार राहुल गांधी 2 साल पहले इसी तरह से जब डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो उस दौरान अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छिपे गुप्त रूप से मिलता है, और अब तो यह भी खुलासा हो गया कि वो उसे पैसे के लिए मिला था, कि वो चीन से पैसे मांग रहा था ताकि वो भारत के खिलाफ और इस देश के दुश्मन नंबर 1 चीन के पक्ष में गद्दारी करे। तो जी न्यूज़ जैसे चैनल उस राहुल गांधी को इस देश का घोर गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये राहुल गांधी मौके बेमौके पाकिस्तानी आतंकवादियों की भाषा बोलता है, पाकिस्तान की भाषा बोलता है, और इसी के वक्तव्य को वहाँ का जो पाकिस्तान का जो अपना दुश्मन पाकिस्तान है, वहाँ का जो राजनीतिक माहौल है, जो मीडिया है, इसी के वक्तव्य का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते हैं। तो जी न्यूज़ वाले बताएं, इस देश को बताएं कि राहुल गांधी को इस देश का घोर गद्दार मानते हैं
कि नहीं मानते हैं। अभी जो चीन के साथ ये तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तब भी चीन का जो प्रोपेगेंडा मशीन है ग्लोबल टाइम्स, उसके झूठी और बेबुनियाद अफवाहों को आधार बनाकर अपने ही देश में झूठी और अपने ही देश के खिलाफ झूठी और अफवाहें ये राहुल गांधी फैलाता है। तो जी न्यूज़ जैसे चैनल इस मुल्क को बताएं कि वो राहुल गांधी को इस देश का घोर गद्दार मानते कि नहीं मानते, पहला सवाल। और यदि वो मानते हैं तो उनको जानना चाहिए कि इस देश के गद्दार को देश किसी भी मामले में बोलने का बिल्कुल हक नहीं बनता है, चाहे वो सांसद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो। वैसे तो उसके इस देश में रहने का ही वो हक नहीं बनता है, लेकिन ये कार मोदी है जो कि देश के दुश्मनों को पाल रहा है। तो जी न्यूज़ जैसे चैनल को जानना चाहिए कि गद्दार को देश के मामलों में किसी मामले में बोलने का हक नहीं बनता, और उसको ये दिखाते हैं जी न्यूज़ वाले, दम भरते हैं कि हम बहुत देशभक्त हैं, तो देशभक्त हैं और राष्ट्रभक्त हैं। तो इनकी देशभक्ति को, जी न्यूज़ जैसे चैनल को देशभक्ति को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें। वैसे तो भारतीय जनता दल ने अपने आदरणीय भारतीय बहनों से विनती की थी कि सारे चैनलों को देखना बंद करिए, इनकी टीआरपी को डाउन करिए, तब जाकर के ये मानेंगे ये, और देश के दुश्मन हैं ये सारे। कैसे हैं? देश के दुश्मन कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं ये। देश की जो सबसे इस देश की अभिशाप गद्दार दुश्मन है, जो जेएनपीसी जिसको ये सब कांग्रेस कहते हैं, उसके प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। तो ये चैनल वाले जो है देश के दुश्मन हैं और गद्दार हैं। यह बात सरेआम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने इन चैनलों के लिए भारतीय जनता दल खुले आम कह रहा है। यदि उनको नैतिक साहस हो तो सामने आए और अपने को सिद्ध करें कि वो गद्दार नहीं है। वो सामने आए ये चैनल वाले और ये बताएं कि वो देश के दुश्मन और जो है और इस देश के गद्दार नहीं है। बाकी जब सामना होगा भारतीय जनता दल का इन चैनलों से तो देश देखेगा, जानेगा भी। तो आइए मुख्य विषय पर आते हैं कि पिछले एपिसोड जो कि 396A में बताया गया था कि जो ये कांग्रेस या जो ये किसी कहते कि ये कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वो बिल्कुल कोरा झूठ है, पाखंड है, क्योंकि वह अंग्रेज़ों की लड़ाई, अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। उसको अंग्रेज़ों ने अपने एओह्यूम के द्वारा अपनी अंग्रेज़ी सरकार के लिए मुखबिरी और दलाली के लिए उस कांग्रेस को स्थापित किया था। और 1885 में स्थापना के पहले ये नाम जो कांग्रेस पड़ा है, इसके पहले कई नाम और पड़े, कई और नाम की चर्चा हुई थी, उसका प्रयोग हुआ था, जैसे हमारी पार्टी, अंतरंग मंडल इत्यादि का। तो कई प्रयोग हुए हैं उसके। वो तो हमने वो अमेरिका से जो कांग्रेस का शब्द लेकर के चिपका दिया इसके माथे पर, इस जो मुखबिर और दलाल पार्टी जिसको आप सभी लोग कांग्रेस का। तो आज़ादी जो है हमारे उन अमर शहीदों जिन्होंने अपना खून दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, जिनका नाम लेते ही
हम सभी की रगों में वो देशभक्ति का खून दौड़ जाता है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलु इत्यादि, जिन्होंने हमारे आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की आज़ादी के खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व इस भारत माँ की बलवेदी पर सब न्यौछावर कर दिया। तो उनके महत्व को समझ लेंगे और उन्हीं की बदौलत आज़ादी मिली है। और इसके साथ साथ जो आज़ाद हिंद फौज जो कि हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किए थी, तो 60,000 आज़ाद हिंद फौज थी, उसमें से 26,000 हमारे इसके आज़ाद हिंद फौज के वीर सिपाहियों ने शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, और जिसकी बदौलत जो है रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई और सेना में भी, असल सेना आर्मी में भी बगावत होने वाली थी। इसके भय से वो अंग्रेज भागे हैं। ये बात अब ये बात जो है वो जो उसमें जिसमें अंग्रेज गए थे, तो उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली था। उसने इस बात को कबूला था जब वो 1947 के बाद, शायद 1950 के दशक में किसी मौके पर भारत आया था और वो कलकत्ता के गेस्ट हाउस में ठहरा था। तो उसमें जो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे, तो गवर्नर का वो पदभार संभाल रहे थे कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर बनर्जी जब उनसे मिलने गए और उनसे बातचीत के दौरान क्लेमेंट एटली ने कबूला था कि ये परिस्थितियाँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध तो था ही, लेकिन जो रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई, क्यों बगावत हुई कि हमारे जो आज़ाद हिंद फौज के 60,000 सिपाहियों में से जो 26,000 सैनिकों ने जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी की प्रेरणा से रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई, आर्मी में बगावत होने वाली थी। इससे वो डर करके कि अब इस देश को या इस देश की सेना को संभालना मुश्किल है, इसलिए कोई साफ रास्ता यानी सेफ वाकूबर लेकर के निकल जाना ही बेहतर है। ये अंग्रेज़ों ने मन में ठान लिया। ये इस बात का खुलासा क्लेमेंट एटली जो कि भारत में आए हुए थे 50 के दशक में, तो उस समय जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बताया हुआ है। और इस बात का जिक्र जो है कि चैनल वाले भी कभी कभी करते हैं, खास करके जी न्यूज़ का जो है वो सुधीर चौधरी, वो डेली न्यूज़ एनालिसिस डीएनए के जरिए कभी कभी बोलता रहता है। लेकिन वो नेहरू को गद्दार कहने से वो बिल्कुल पतली गली से वो भाग निकलता है। यही तो इन सबों की गद्दारी है। सब कहेंगे, लेकिन नेहरू को गद्दार नहीं मानेंगे। बाद में बताया जाएगा कि जब तक यह देश गद्दारों को पहचानेगा नहीं, तब तक हमारे अमर शहीदों की, देशभक्तों की जो उनकी आभा है, जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनका जज्बा है, जनमानस में आएगा कैसे? ये काले बादल की तरह सब जो है वो छाए हुए हैं। नेहरू गांधी जो है, तो सब ये काला बादल जो है छाटना पड़ेगा, क्योंकि काला बादल ये सब गद्दारों का कुनबा है। तो जिस मोहनदास करमचंद गांधी को इस जेएनपीसी वालों ने राष्ट्रपिता बनाया, राष्ट्रपिता का खिताब दिया, खिताब दे करके, और सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी और महात्मा इत्यादि का
वो इनकी बहुत बड़ी साजिश थी। एक ढाल बनाना, उस ढाल के ही अंदर देश के खिलाफ जितनी गद्दारियां कुछ कांग्रेस में रह करके इस मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी और नेहरू ने की थी, और सन 47 के बाद तो गद्दारियों का बहुत लंबा सिलसिला है। उसको ढकने के लिए एक मजबूत ढाल की उनको ज़रूरत थी। उस ढाल के रूप में इसी मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि खुद ही इस मुल्क में देश विरोधी था और गद्दार भी था, उसी को राष्ट्रपिता, महात्मा, सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी के रूप में, ढाल के रूप में बनाया। इस यथार्थ को, इस सच्चाई को, हकीकत को सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह जानना चाहिए। तो पहली इसकी गद्दारी मोहनदास करमचंद गांधी, द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं सॉरी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसने भारतीयों को अपने दुश्मन अंग्रेजों की सहायता के लिए अपने भारतीयों को उसकी सेना में भर्ती करवाया। ये मोहनदास करमचंद गांधी पहली गद्दारी इसकी। अब आप लोग समझ रहे हैं ना कि हमारा दुश्मन अंग्रेज थे, उनकी सहायता के लिए ये भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाया। ये इसकी गद्दारी है मोहनदास करमचंद गांधी की, यहीं से शुरू होती है। 1931 में जब शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद राजगुरु और अमर शहीद सुखदेव को फांसी लगने वाली थी और इनकी फांसी के समाचार से पूरे देश में भगत सिंह के प्रति जो है एक सहानुभूति की लहर और लोकप्रियता पूरी दौड़ गई थी। और इनकी भगत सिंह की लोकप्रियता अखबारों से ये प्रमाणित है कि बहुत ऊंची जा रही थी और इस गांधी की लोकप्रियता बिल्कुल पाताल में धंस रही थी। और देश कह रहा था कि देश ये कह रहा था इस गांधी से कि भाई तुम अंग्रेज़ों से बात करते रहते हो, तुम्हारी बात अंग्रेज़ सुनते हैं, तो जो वायसरा लॉर्ड इरविन है उससे विनती कर दो, प्रार्थना कर दो भाई कि इन तीन हमारे जो क्रांतिकारी हैं इनकी फांसी रुक जाए। तो बहुत कहने पर तो गया, तो वहाँ फांसी रुकवाने के नाम पर गया। वैसे पहले ये मोहनदास करमचंद गांधी तैयार नहीं हो रहा था, बहुत कहने पर गया और वहाँ फांसी रुकवाने के बजाय ये उनको सलाह दे आया कि अरे भाई ये भगत सिंह वगैरह तो जनता में बहुत ही लोकप्रिय हैं, यदि इनको कुछ हुआ तो हमारे देश के लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा, बहुत बड़ी माने अशांति अराजकता फैल जाएगी, आपके काबू के बाहर हो जाएगी। तो ऐसा करिए कि जब फांसी जो है वो सुबह ही लगती है, तो जो आप सुबह फांसी लगाने वाले हैं वो शाम को ही मार दीजिए उनको। इसलिए कभी कभी सीरियल देखते होंगे कि अचानक ये पहली घटना है कि इन लोगों को अचानक आता है आदेश कि भाई कि जो फांसी सुबह लगने वाली है वो शाम को ही लगेगी। तो इसमें यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने ही सलाह दी थी वायसराय लॉर्ड इरविन को कि सुबह की बजाय 12 घंटे पहले मार दीजिए। बताइए, देश कह रहा था कि फांसी रुकवाइए और जाकर के ये बोलाया फांसी रुकवाने के बजाय कि इनको 12 घंटे पहले मार दीजिए।
भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये पूछना चाहता है कि इस तरह के गद्दार को या उसकी गद्दारी को किस तरह आप लोग देखते हैं? क्या 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 इसको जयचंद मानेंगे? क्या इसको मीर जाफर मानेंगे? भारतीय आवाम ताकत दल तो स्पष्ट मानता है कि मीर जाफर की गद्दारी, जयचंद की गद्दारी इस मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी से के आगे बहुत ही बौनी और छोटी है। ये बहुत ही घोर गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी। अब आगे जब ये भारतीय आवाम ताकत दल आप सभी के बीच में आएगा और विस्तार से बताएगा। राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष हुए थे। उस समय अध्यक्ष वो 1-1 साल के लिए हुआ करता था। 1938 में, 1939 में। 1938 जो है हरिपुर कांग्रेस के अधिवेशन में और 1939 त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में। हरिपुर अधिवेशन में राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वसम्मत से चुने जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। चूंकि वो देशभक्त थे और बहुत उच्च कोटि के देशभक्त थे, कांग्रेस को भी उसी देशभक्ति के साथ उसका वो नेतृत्व कर रहे थे और उसको ले जाना चाहते थे। लेकिन जैसा कि बताया गया कि ये कांग्रेस जो है आज़ादी की लड़ाई के लिए नहीं बनी थी, यह तो अंग्रेज सरकार की दलाली और मुखबिरी के लिए। तो उस कांग्रेस को दिक्कत होने लगी, गांधी मंडली को दिक्कत होने लगी। तो गांधी मंडली ने ये तय किया कि अगली बार यदि अध्यक्ष का चुनाव आता है तो किसी भी सूरत में इस सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने देना है। ये मन में गांधी और गांधी की मंडली ने ठान लिया था। तो 1939 में इन सब ने पहले से ही वो हल्ला करना शुरू कर दिया कि इसमें वो सर्वसम्मति वाला तरीका नहीं चलेगा, अब कंटेस्ट होगा, चुनाव होगा अध्यक्ष पद के लिए। और गांधी मंडली ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा किया। उसका नाम था सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया। और गांधी मंडली ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जम के प्रचार किया। और ये जो मोहनदास करमचंद गांधी था, इसने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव लगा दी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। वो घूम घूम कर ये प्रचार करता रहा कि सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया की हार मेरी हार। इस स्तर का एक गिरा हुआ इंसान था ये मोहनदास करमचंद गांधी। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ये प्रचार करता रहा कि सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया की हार मेरी हार है। इसके बाद भी यानी इतनी बड़ी साजिश गांधी और गांधी मंडली के द्वारा करने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी मंडली के उम्मीदवार सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया को उस चुनाव में हराया। उनकी साजिश को शिकस्त दिया। अब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अब बारी आई कार्य समिति के गठन। जब कार्य समिति के गठन का वक्त आया तो इस मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने चमचे गोविंद बल्लभ पंत को एक लंबी सी सूची लेकर के भेज दिया। और वो सुभाष चंद्र बोस से वो चमचा बोला गोविंद बल्लभ पंत
कि बापूजी की इच्छा है कि आपकी कार्य समिति में ये बापूजी के लोग ये शामिल किए जाएं। सुभाष चंद्र बोस को ये ताड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगा कि पिछला 1 साल तो किसी तरह गुजर गया, लेकिन अब आने वाला एक साल जो है, ये मोहनदास करमचंद गांधी और उसकी मंडली जो है, जिस शैली से हम जो है वो जिस देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के शैली से हम कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहते हैं, कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस को देशभक्ति में ढालना चाहते हैं, ये सब ऐसा करने नहीं देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए गांधी और गांधी मंडली की साजिश क्या थी, इनको चुनाव में हराने की। उस साजिश को में शिकस्त देने के बाद भी, अध्यक्ष के पद का चुनाव जीतने के बाद भी यानी त्यागपत्र देना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो तुरंत उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फिर वो पश्चिम बंगाल चले गए। पश्चिम बंगाल में भी इस गांधी मंडली वालों ने उसी तरह की घिनौनी साजिश किया और उसको देखते हुए राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस भी छोड़ दिए और इसके बाद वो देश भी छोड़ दिए और देश के बाहर उन्होंने संगठित किया अंग्रेजों के खिलाफ। ये सबको मारा। तो इतना गिरा हुआ, इतना देश का गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी। आगे आइए सुनिए, या आगे अगले एपिसोड में बताना ही ठीक रहेगा, इसलिए कि शायद ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी भूमिका जरा सुन लीजिए। आज़ाद हिंद फौज 1945 के आसपास या 1944 के आसपास रंगून से मैंने अंग्रेजी सेना को हराते हुए, अंग्रेज सेना को हरा रही थी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। यानी आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी स्थापना की थी, उसको बोलते हैं INA, इंडियन नेशनल आर्मी, या आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए, परास्त करते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गए थे। तो जब आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना को हराते हुए आ रही थी, तो ये अंग्रेज़ों के हाथ पांव फूलने लगे और बराबर अमेरिका से भी और इंग्लैंड से भी। उसमें मोबाइल का ज़माना नहीं था, उसमें टेलीफोन का भी ज़माना नहीं था, उसमें ज़माना था टेलीग्राफ का। तो टेलीग्राफिक मैसेज, टेलीग्राम बराबर आने लगे इस गांधी को भी, मोहनदास करमचंद गांधी को भी, नेहरू को भी। टेलीग्राम यही था कि इस सुभाष को भारत की धरती पर आने से कैसे भी रोको, वरना ये नेहरू की क्या विसात है, गांधी का भी राजनीतिक भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। इस तरह की चेतावनी वो सब दे रहे हैं। अब बाकी शेष जो है अगले एपिसोड में ये बताया जाएगा कि किस तरह की गद्दारियाँ इसको लेकर के, और इन सबों की गद्दारियों की बहुत लंबी फहरिस्त है। सारी चीज़ जो है इन सबों ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा ऐसे तरह बिल्कुल दबाया हुआ है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने, ये सबको बताने का वक्त आ गया है। ये पूरी मंडली जो है मोहनदास करमचंद गांधी की और गद्दार नेहरू की और पूरी GNPC की, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी का पूरी कुनबा की, इस देश के लिए बहुत बड़े अभिशाप है। सबका खुलासा तो इस YouTube के माध्यम से मुमकिन नहीं है। उस नमूने के तौर पर आप सभी के सामने ये तथ्य और हकीकत लाए जा रहे हैं और लाए जाते हैं और लाए जाते रहेंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा और समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए
नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।